हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एसिड बेस और साल्ट पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है इसके ऊपर मैंने 5 वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन जाए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो वहाँ तक हमने जो है अभी तक हमने बेस और क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस देखा था। तो इस वीडियो में आज हम एसिड के और बेस के केमिकल कैरेक्टर की बात करेंगे। हम उनके कुछ रिएक्शन को स्टडी करेंगे और आज हम सीखेंगे थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में। तो हम आपके जो है थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए रिएक्शन को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल सही से समझिएगा, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन जो है लेके बैठिए, क्योंकि इसमें अधिकतर रिएक्शन ही है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एसिड जो है हमेशा H+ आयन अपने पास रखता है, बेस OH- आयन रखता है। मतलब क्या है कि अगर हम एसिड के साथ किसी भी चीज का रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें हाइड्रोजन हो, मतलब हाइड्रोजन गैस बन सकता है या वाटर बन सकता है। क्यों? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन है। तो एसिड जो है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा एसिड HCl, HCl में ये है। अब कोई एक ऐसा कंपाउंड जो इससे, इस HCl से H को डिस्प्लेस करे। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि किसी भी कंपाउंड से अगर किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो इसका मतलब होता है कि वह कंपाउंड जो है, वह एलिमेंट जो है, कंपाउंड नहीं सॉरी, वह एलिमेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। मतलब HCl से अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अगर HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, मतलब वह जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। एक नेक्स्ट चैप्टर जो है मेटल और नॉन मेटल में, वहां पे हम आपको बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज की मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी, रिएक्शन की कैपेसिटी के आधार पे एक सीरीज बनाई गई एलिमेंट्स की, और उस सीरीज को देख के हम बताते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसको मुझे आज यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शंस देखने हैं। तो हम थोड़ा शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहला जो है वो है कि एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। आपने अगर 10th पढ़ा है तो 10th के मतलब सॉरी आप 10th में ही है तो समझिए क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल दो तरह के 9th में आपको पढ़ाया गया है कि पीरियोडिक टेबल या नेचर में जो एलिमेंट है वो तो 3 तरीके के नेचर रखते हैं। एक ऐसा जो कि मेटल हो, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों के फीचर हो, मेटेलॉइड। तो यहां पे क्या है कि एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन है वो हमारा एसिड से आता है और वो हाइड्रोजन गैस के रूप में डिस्प्लेस हो जाता है। तो हमने क्या कहा, मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने कहा मेटल Mg प्लस 2HCl, तो MgCl2 प्लस H2। यहां पे देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि Mg प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो MgCl2 प्लस H2 बनेगा। हाइड्रोजन गैस जो है हमारा यहाँ पे इवॉल्व्ड होगा, बाहर निकलेगा, और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से हाइड्रोजन से हम 2 लिखेंगे तो HCl2 हो जाएगा। 2Na प्लस 2HCl तो NaCl प्लस H2। यहां दोनों कंडीशन में आप मैग्नीशियम और सोडियम मेटल है, HCl और HCl हमारा एसिड है, और यहां पे बना MgCl2 NaCl ये साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा। यह हाइड्रोजन गैस कहां से आया है? एसिड से आया है। उसके बाद क्या है
कि जो बेस होता है वह भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, लेकिन सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती है। यहां पे देखिए क्या हुआ कि NaOH एक बेस है जो जिंक के साथ रिएक्शन करके Na2ZnO2 बनाया है और H2 गैस को बाहर निकाला है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो Na2ZnO2 है इसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सोडियम जिंकेट। पर ये रिएक्शन कंपलसरी नहीं होता है, मतलब सारे मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अब अगला जो फीचर है, जैसे अभी हमने कहा मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल को अगर हम M कार्बोनेट को CO3 से रिप्रेजेंट करें तो MCO3 मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3, इसी को बोलते हैं हम मेटल या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह मेटल डाई कार्बोनेट। रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म साल्ट, साल्ट तो बनेगा ही, वाटर क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाटर के रूप में निकल जाएगा। चूंकि कार्बोनेट में CO2 है, मतलब CO3 में कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके भी एक प्रोडक्ट निकलेंगे जो कि हमारा CO2 के रूप में निकलेगा। तो क्या है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जो है ये दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करके एक तो साल्ट बनाता है, दूसरा जो एसिड का हाइड्रोजन है वो कार्बोनेट के CO2 मतलब CO3 के एक ऑक्सीजन को लेके वाटर बनाता है और कार्बोनेट का CO3 जो है हमारा CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे यहां पे आप रिएक्शन देखिए क्या हुआ कि Na2CO3 जो है HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl साल्ट, H2O वाटर और CO2 बाहर आया। यहां पे क्या है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये HCl के साथ रिएक्शन करके Na और Cl बनाया और यहां पे क्या है H2 और O बनाया और इधर से CO2 हमारा बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तब। दूसरा क्या है यहां पे ये देखिए, एक हमने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जो कि कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये हमारा। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर या मार्बल कहते हैं, इसी को हम चॉक भी कहते हैं। ये सब चॉक, संगमरमर और मार्बल्स ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में ये होता क्या है कि जब हम इसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर से कैल्शियम मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास कराते हैं तो वहां पे हमारा एक प्रिसिपिटेट बनता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। लेकिन ज्यादा देर तक मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते रहे तो वो हमारा एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि वाटर में सोल्यूबल है, उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या है कि CaCO2 प्लस H2O, यहाँ पे CO2 हमने और एक्सेस अमाउंट में दे दिया, जब यहाँ पे CO2 एक्सेस अमाउंट में दिया तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। यही कारण है कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब में देखिए, थोड़ा एक चीज हम आपको यहाँ पे बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये बनाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 को सप्लाई करें तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसमें CO2 देने पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा, इनसोल्युबल इन वाटर होगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते रहेंगे तो कुछ समय बाद जो है वो प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में। तो जो सोल्यूबल हुआ उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 पास कराते हैं तो कैल्शियम का प्रेसिपिटेट बन जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हट जाता है या सोल्यूबल हो जाता है।
अगला हमारे पास आता है कि एसिड और बेस जो है आपस में भी रिएक्शन करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया एसिड NaCl और बेस लिया हमारा हमने NaOH। तो ये जो है हमारा क्या देगा, H प्लस देगा और ये Cl माइनस देगा। ये हमारा क्या देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। तो ये H मतलब H प्लस और OH माइनस मिलके जो है हमारा H2O बनाएगा और ये दोनों मिलके हमारा NaCl बनाएगा। और इस NaCl जो है साल्ट है और H2O वाटर है। तो एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर फॉर्म अ साल्ट एंड द वाटर और दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एनर्जी इज इवॉल्व्ड या बाहर निकलता है और द एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी जो है एनर्जी कन्फर्म है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में निकलेगा। क्यों निकलेगा, रीजन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी निकलती है, ये निकलती है ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चाहे कोई भी आप एसिड ले या बेस ले, हमेशा उससे वाटर बनेगा और उस वाटर के बनने से 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आप याद रखिएगा। या और हाँ, यहां ध्यान रखिएगा, ये 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। तो यहां पे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। इसके बाद है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा साल्ट और वाटर बनाता है। तो जो मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा, ऐसे ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। या द ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द बेसिक ऑक्साइड। यहां पे हमने CuO प्लस 2HCl CuCl2 प्लस H2O बनाया है। यहां पे देखिए मैंने लिखा है कॉपर सेकेंड क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर देता है। याद रखिए, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। कॉपर सेकेंड क्लोराइड का मतलब क्या है, कॉपर जो है Cu, ये हमारा दो तरीके की वैलेंसी दिखाती है, 2 प्लस और Cu3 प्लस। मतलब क्या है कि कॉपर जो है वो वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है। वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वो जहां पे जरूरत है वहां पे 2 वैलेंसी और कहीं कहीं 3 वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर वो वेरिएबल बैलेंसी शो करता है तो हमेशा उनके बैलेंसी नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉरी, यहां पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है, लेकिन आपको यहां पे ब्रैकेट लगाना चाहिए। क्या होता है, कॉपर ब्रैकेट सेकेंड क्लोराइड, मतलब कॉपर सेकेंड बैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। सेकेंड वाले को, कम वाले को क्यूप्रस, ज्यादा वाले को क्यूप्रिक बोलेंगे। तो इसे हम कॉपर सेकेंड क्लोराइड बोलते हैं। अगला क्या है हमारा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। यहां पे क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड। हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो भी बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देता है, और वे ऑक्साइड जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर दे उसे हम एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके CaCO3 प्लस H2O देगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने यहाँ पे केमिकल कैरेक्टर ऑफ द एसिड्स की स्टडी की है, और अगर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे का स्टडी करेंगे जिसमें हम PHOH के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत अभी और जो कुछ बचे हुए केमिकल रिएक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो में मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आपको मैथ के भी कुछ लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें मैथ भी आती है तो हम मैथ भी पढ़ा सकते हैं। तो
बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, वो टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करते हैं जल्द से जल्द। हाँ, आप जो है फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड द एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम। इफ़ मतलब नॉट, अगर बोर्ड एग्जाम इस बार होगा तब भी कोई बात नहीं, नहीं होगा तभी आपके नॉलेज उससे बढ़ेंगे। हम उसमें एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।